हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्लास 12 के बोर्ड्स के पीवाईक्यूज जो है डिस्कस किए थे, तो उसी को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड सेशन में भी हम लोग कुछ पीवाईक्यूज जो है डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सेशंस अगर आप सीरियसली अगर सारे प्रॉब्लम्स जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वो अगर आप देख लेते हो तो आपको एमसीक्यूज में कोई चैलेंज नहीं आएगा। और देखिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हर क्वेश्चन की मैं आपको देता हुआ चल रहा हूँ, तो आपको उसका जो एडवांटेज है वो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में भी दिखाई देगा और जेईई मेंस के पेपर में भी आपको उसका एडवांटेज दिखाई देगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले हमें इसको बनाना होगा। राइट हैंड साइड में अगर हम x से डिवाइड कर लें और y बाई एक्स वाला जो टर्म है उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दें तो dy बाई dx, और y का टर्म अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स और राइट हैंड साइड में आएगा 1 अपॉन एक्स। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, तो p की वैल्यू ये रही आपके पास और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल p dx। ये इंटीग्रेशन कर लीजिए e की पावर x और माइनस का log x टू द बेस e। देखिए, e की पावर में अगर log का टर्म इन्वॉल्व हो रहा है तो समझ जाइए कि आपको ये प्रॉपर्टी हर हालत में अप्लाई करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बार बार इसका यूज आपको दिखाई दे रहा है तो इसलिए इसको भूलना नहीं है। तो यहां पर e की पावर x अलग कर लो और e की पावर में log बेस e और x की पावर -1 अलग कर लो, है ना। ये जो -1 पावर है इसको मैंने x पे ट्रांसफर कर दिया तो ये आ जाएगा e की पावर x और ये x की पावर -1 बचेगा यानी कि 1 अपॉन x। तो e की पावर x बाई एक्स यानी कि b पार्ट इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। तो देखिए, लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बनानी है dy बाई dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q, तब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मैट्रिक्स का है। एक मैट्रिक्स A गिवन है aij, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। एक aij हमें एक रिलेशन दिया हुआ है j माइनस का 2i, तो हमें ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो बड़ा आसान प्रॉब्लम है, आपको खाली i और j की वैल्यूज को रख के खाली चेक करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा जो डिफाइंड किया गया है फंक्शन aij उसको थोड़ा सा ध्यान से जरूर देख लेना है, कहीं ऐसा ना हो। कई बार एग्जाम में बड़ा प्रेशर होता है ना, तो बिल्कुल प्रेशर नहीं फील करना है, पैनिक नहीं होना है। और कई बार उस प्रेशर के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, वही aij यहाँ वैल्यूज गलत रख देते हैं, यहाँ i की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ j की वैल्यू। तो बच्चों, इन सब चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना है एग्जाम के अंदर। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहा हूँ a12 यानी i की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ, j की वैल्यू मैं 2 रख रहा हूँ, तो 2 माइनस 2 ये क्या आ जाएगा 0। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ग्रेटर देन 0। इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन अगर हम चेक करें aij इज नेगेटिव, aij नेगेटिव, तो इसमें अगर ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, अगर मैं सपोज 1,3 चेक करने लगूं तो यानी j की वैल्यू 3 रखूं और 2, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। ये ऑप्शन भी गलत है, aij वो कह रहा है नेगेटिव है, सारे एलिमेंट्स तो नेगेटिव नहीं होंगे। A13 और A31 हमें और चेक करना है, तो A13 अच्छी बात है, चलो A13 तो हमने निकाला ही है, A13 1 आ रहा है, A31 और निकाल लेते हैं। A31 यानी कि j की वैल्यू 1 रखनी है और i की वैल्यू हमें 3 रखनी है। ये आ गया कितना, -5। तो ये -5 आया था लेकिन ये 1 आया था, तो सम -6 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो D आंसर होना चाहिए। अदरवाइज एक बार वेरीफाई और कर लेते हैं। A23 कैलकुलेट करने का मतलब j की वैल्यू 3 रखनी है और a की वैल्यू 2, तो ये आ गई वैल्यू -1। और A32 अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 माइनस और ये हो जाएगा 6 यानी कि -4। तो A23 नो डाउट ये ऑप्शन सही है। A23 जो है वो बड़ा है A32 से। तो इजी क्वेश्चन था, बट आपको ऑप्शंस जो है वो चेक करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेक्टर से है। इसमें हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है विच इज परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर। दो वेक्टर के जब भी नॉर्मल वेक्टर निकालना हो तो वो क्रॉस प्रोडक्ट से आप लोग निकाल सकते हो, a क्रॉस b का यूज करके। और यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर आपको i माइनस j और क्रॉस i प्लस j,
ये आपको गिवन है और इसी का नीचे हमें मैग्नीट्यूड भी लेना है। तो पहले न्यूमरेटर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड जो फाइनल वेक्टर आएगा उसी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो i क्रॉस i अगर मैं कैलकुलेट करूं तो i क्रॉस i 0 हो जाएगा, देन i क्रॉस j। देखिए यहां पे एक काम और कीजिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, एक i j k म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो करते हैं, इनको ड्रॉ कर लीजिए ताकि i क्रॉस j उसको आप k रख पाए, है ना, जो आपके पास बेसिक आइडेंटिटीज अवेलेबल हैं। तो i क्रॉस i 0 हो गया, i क्रॉस j k के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है माइनस का j क्रॉस i आप देख रहे हो ना, वो खुद माइनस का k आएगा और एक माइनस पहले से है तो ये भी क्या हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा और j क्रॉस j जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। और नीचे भी इसी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ऊपर भी 2k आ गया, नीचे भी एक 2 है, k का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास सिर्फ वेक्टर k बचेगा। तो इसका जो आंसर है वो a पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक इंटीग्रल गिवन है 0 to 1 e की पावर x अपॉन 1 प्लस x dx अल्फा गिवन है और हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में जो है वो फाइंड आउट करनी है। देखिए अच्छा एमसीक्यू है, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर जेई में भी पूछे जाते हैं, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स को कैसे अटेंड करना है। इंटीग्रेशन सॉल्वेबल तो नहीं है, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ इस इंटीग्रेशन को इसके जैसा बनाना है ताकि आप अल्फा को वैल्यू को यूज कर पाओ। तो इस वाले इंटीग्रेशन के ऊपर वर्क करते हैं और जनरली ऐसे क्वेश्चंस में बाय पार्ट्स जो है वो यूज किया जाता है। तो e की पावर x अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लूं और 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर को सेकेंड फंक्शन कंसीडर करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहां पे अप्लाई कर दूं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करिए तो ये आएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स और यहां इंटीग्रल की हम लोग लिमिट रख देंगे माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये हमारे पास 1 प्लस एक्स आ गया माइनस का और पूरे का इंटीग्रेशन। देखिए बाय पार्ट्स लगाने का आइडिया कैसे आया, क्योंकि मुझे इस इंटीग्रेशन को इस फॉर्मेट में लाना है, यानी जब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा तभी वो लीनियर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डिनोमिनेटर में इस टाइप का आ पाएगा। तो इसी आइडिया को दिमाग में रख के बाय पार्ट्स मैंने अप्लाई किया और देखिए बन भी गया। माइनस को बाहर एडजस्ट कीजिए, ये पूरा आपको दिखाई देगा अल्फा के बराबर है और यहां सिर्फ हमें लिमिट रखनी है। तो अगर यहां पे हम लिमिट रखते हैं तो ये आ जाएगा e/2 और 0 अगर रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 के बराबर और ये अल्फा के इक्वल हो गया। तो फाइनल आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है -e/2 प्लस 1 प्लस अल्फा, है ना। ये चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन हो रहा है, अल्फा प्लस 1 और -e/2 यानी बी पार्ट इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर है। तो एक जनरल आइडिया इस प्रॉब्लम के अंदर यही है कि बाय पार्ट्स ज्यादातर ऐसे प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना होता है और इंटीग्रेशन जो जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है उसको इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट में हमें दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन है और x माइनस वाई कैलकुलेट करना है। तो बड़ा इजी प्रॉब्लम है बच्चों, मैट्रिक्स में सारी पोजीशंस को कंपेयर कर लो और बेस्ट ये रहेगा जिनसे डायरेक्टली, जैसे x प्लस 6 3x, इनको कंपेयर करो तो सीधा हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से वो 3 के इक्वल आ गई x की वैल्यू। और इसी तरीके से एक और कंपेयर कर लो, फर्स्ट ही कंपेयर कर लेते हैं, कोई भी आप वैसे तो कंपेयर कर सकते हो पोजीशन, है ना, a11 से कंपेयर कर सकते हो या कोई भी पोजीशन कंपेयर कर सकते हो और यहां से x की वैल्यू अगर 3 रख दें तो y आ जाएगा 6 के बराबर। x माइनस वाई हमें कैलकुलेट करना है और ये कितना हो गया, -3 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। m and n be the two events such that probability given है m की, n की probability given है, इनका intersection की probability given है और हमें conditional probability find करनी है m complement गिवन n कॉम्प्लीमेंट की। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा m कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ n कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन्स लॉ से हम लोग इसको m यूनियन n का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं और ये 1 माइनस पी एन के बराबर हो जाएगा, यानी कि फाइनली ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ m यूनियन n हो गया और नीचे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ n हो गया। अब तो आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी जो है वो न्यूमरेटर में अप्लाई करनी है। m यूनियन n का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ m वो गिवन है 0.6,
प्रोबेबिलिटी ऑफ n वो गिवन है 0.2 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन n वो आपको गिवन है 0.5 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज 0.2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 6 2 8 और ये 3 आ गया, यानी कि 1 माइनस 0.3 अपॉन 0.8 यानी कि 7/8। बच्चे ये इसका आंसर हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली इसका ए पार्ट आंसर होगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है ये। नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय ax इक्वल टू b वेयर a इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इंफॉर्मेशन गिवन है सारी। फिर हमसे ऑप्शन में पूछा गया है कंसिस्टेंट इफ डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 एंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस x इक्वल टू b इनवर्स। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है क्योंकि ज्यादातर इस क्वेश्चन को बच्चे गलत करके आएंगे। क्यों गलत करके आएंगे? क्योंकि वो सिर्फ ये स्टेटमेंट पे ज्यादा उनका फोकस रहेगा कि यार डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आना कंफर्म है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ना, 100% यूनिक आए चाहे मैनी सॉल्यूशन आए बट सॉल्यूशन मिलेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए कंफ्यूजन कहां हो रहा है, इस जगह पे कितना क्लोजली इन्होंने ऑप्शन को थोड़ा मतलब इस रिलेशन को मॉडिफाई कर दिया है। देखिए एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो a इनवर्स b होता है, लेकिन जब हम जल्दबाजी में होते हैं है ना, हमारा मतलब बस ये होता है कि जल्दी जल्दी MCQ करके आगे बढ़ जाएं, तो ऐसी गलतियां बहुत बार होती हैं। x इक्वल टू a इनवर्स b सही फॉर्मूला है जिससे कि आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन मिलेगा, और इसने यहां पे लिख रखा है b a इनवर्स, राइट ना, तो ये गलत है। इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया है, अदरवाइज ये ठीक होता अगर a इनवर्स b होता। इनकंसिस्टेंट इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट a इनटू b इक्वल टू 0, ये तो सही नहीं है इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है कंडीशन। इनकंसिस्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, ये भी गलत है। डिटरमिनेंट ऑफ a अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन आना कंफर्म है, तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। डी भी एक बार चेक कर लेते हैं, मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट इफ डिटरमिनेंट ऑफ a 0 एंड एडजॉइंट a इनटू b 0। यहां भी समझने वाली बात देखो क्या है, इसने कहा है कि मे बी और मे नॉट बी। ये मे नॉट बी क्यों बोला है भाई? जब डिटरमिनेंट ऑफ a 0 होता है, एडजॉइंट a इनटू b भी 0 होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस होता है वो। लेकिन देखिए थोड़ा सा अपडेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब आएगा अगर सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट हो, यानी एडजॉइंट खुद इटसेल्फ 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने जो कंडीशंस पढ़ी हैं उनमें ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है, एडजॉइंट a इनटू b भी 0 है और एडजॉइंट a इटसेल्फ 0 नहीं है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन आना कंफर्म है। अदरवाइज मे बी और मे नॉट बी सिस्टम कैन बी कंसिस्टेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, फिर मैंने लिख दिया 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 1, फिर मैंने लिख दिया 3x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 1। देखिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर आप चेक करके देखेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ a 0 आएगा और एडजॉइंट a इंटू b ये भी क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा, लेकिन तब भी इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये 3 पैरेलल प्लेन्स लिखे हुए हैं। 3 पैरेलल प्लेन्स कभी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं एक कॉमन पॉइंट पे, तो सॉल्यूशन आने का कोई चांस ही नहीं है। इसका आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये नो सॉल्यूशन का केस है। तो आपने देखा डिटरमिनेंट a 0 है, एडजॉइंट a इनटू b भी 0 है, लेकिन तब भी नो सॉल्यूशन का केस है। रीजन क्या है? सिस्टम डिपेंडेंट है। एडजॉइंट a अगर आप देखोगे तो ये खुद इटसेल्फ 0 आ रहा है, तो अगर एडजॉइंट a खुद 0 हो जाए तो जो हमने ये थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी पे आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको फिर देखना पड़ेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। देखते ही यहां पे क्लियर हो रहा है नो सॉल्यूशन का ये केस बन रहा है, ठीक है ना। तो फाइनली कंक्लूजन ये है बच्चे, डी पार्ट इसका आंसर है। अच्छा प्रॉब्लम है, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे इसके अंदर। नेक्स्ट इसके बाद ऑर्डर एंड डिग्री हमें फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बच्चे ऑर्डर तो इसका 2 है, क्योंकि जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ पे प्रेजेंट है वो 2 है, और डिग्री जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 है ना। ऑर्डर जो होता है वो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, और डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है।
प्रोवाइडेड डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी इन द पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होते हैं ना, dy by dx, d2y by dx स्क्वायर, d3y by dx क्यूब, इनमें पॉलिनोमियल फॉर्म होना चाहिए, यानी इनकी पावर जो है वो सारी की सारी नेचुरल नंबर टाइप होनी चाहिए। तब हम डिग्री कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी वो डिग्री होती है। तो फिलहाल ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है, तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ गया वो कितना आ गया, सी आ गया, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए एंड ऑन वेक्टर बी। प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए। देखिए अगर सिर्फ प्रोजेक्शन लिखा हुआ है तो प्रोजेक्शन जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि प्रोजेक्शन वेक्टर बोल रहा है तो यानी आपको कंपोनेंट निकालना है ए का ऑन बी पे, यानी वेक्टर ए का बी के ऊपर कंपोनेंट निकालना है। तो मैं एक बार थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं। सपोज ये वेक्टर ए है और ये सपोज वेक्टर बी है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन अगर मैं सपोज ए से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, सपोज एम, तो ओ एम जो है, ओ एम जो लेंथ है इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। अगर मैं इस लेंथ की बात करूं, है ना, तो ये प्रोजेक्शन कहलाता है। प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। और ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा के। तो ओ एम का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रख सकते हो कि प्रोजेक्शन जो होता है किसी एक वेक्टर ए का बी पर, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है। लेकिन प्रोजेक्शन वेक्टर अगर आपसे मांगा गया है तो प्रोजेक्शन वेक्टर का मतलब बच्चों आपको ओएम वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो ओएम वेक्टर कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, बी जो वेक्टर दिया हुआ है उसको यूनिट वेक्टर बना दो, यानी कि उससे सिर्फ डायरेक्शन उधार ले लो और OM का जो है मैग्नीट्यूड दे दो इसको। अगर मैं B वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना दूं तो मतलब उसका लेंथ 1 हो गया, डायरेक्शन B ने हमें दे दिया और मैग्नीट्यूड हमने OM से ले लिया, तो अल्टीमेटली ये OM वेक्टर बन जाएगा। यहां पर OM की वैल्यू रखिए तो B कैप A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज ये याद भी होने चाहिए। ये प्रोजेक्शन वेक्टर का फॉर्मूला है, जबकि ये प्रोजेक्शन की लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो अगर मैं B का मैग्नीट्यूड इसको भी सिंप्लीफाई कर दूं, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दूं, तो फाइनली A इसका आंसर हो जाएगा, A डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, है ना। इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू रखते ही हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन हमें दिया हुआ है इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो इंक्रीजिंग नेचर चेक करना है तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, सीधा डेरिवेटिव ले लीजिए 2x माइनस 4 और इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दीजिए। यहां से आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 2 के बराबर आ गया, यानी कि 2 टू इंफिनिटी में ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। इक्वालिटी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इक्वालिटी के साथ इतना सा ध्यान रखना होता है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस पॉइंट पे, डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूअस पॉइंट पे 0 नहीं होना चाहिए, डिस्क्रीट पॉइंट पे 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए बच्चे 2 टू इंफिनिटी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है और हमें ये बताना है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है ना, प्रॉपर्टी है ये तो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ रहा है तो इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स ये बराबर होता है 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के। तो बस ऑप्शन देख लो, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के। मल्टीपल करेक्ट होता तो फिर हम और ऑप्शंस के ऊपर थोड़ा फोकस करते, बट अभी जरूरत नहीं है, सीधा डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। मैट्रिक्स गिवन है इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन 2x प्लस y की वैल्यू बतानी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब A ट्रांसपोज A के इक्वल है या A ट्रांसपोज के इक्वल है। तो मैट्रिक्स A लिख लीजिए और उसको उसके ट्रांसपोज से खाली कंपेयर करके आपको आराम से x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। तो बच्चे देखो, बोर्ड्स के पेपर में आप लोग थोड़ा सा भी अगर फोकस्ड हो, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, बहुत फोकस्ड होकर आराम से एक एक प्रॉब्लम अटेम्प्ट करो। आपके ये स्टार्टिंग के 20 एमसीक्यूज तो सिमिलर पैटर्न पे आपको मिलेंगे जो आपको फुल मार्क्स देके जाएंगे, बट जल्दबाजी नहीं करनी है, कहीं ऐसा ना हो जल्दी में हम गलतियां कर दें, बस उस चीज का ध्यान रखना है।
तो 8x 12 5 4 और 4y 2x और 6 कंपेयर कर लो जल्दी से। 6x को 12 के बराबर रख दिया तो x की वैल्यू आ गई 2 के बराबर, और ये भी कंपेयर कर लो 4y इक्वल टू 8x, यहाँ पे वैल्यू रख दो 8 इंटू 2 और बाई 4, यानी कि ये कितना आ गया, ये भी 4 के इक्वल आ गया, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई, और हमें कैलकुलेट करना है 2x प्लस y, तो 8 के इक्वल आ गया है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, हमें एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और -1 से 0 तक हमें इसका रेंज फाइंड करना है। फिर से देखो, ध्यान से देखना है, -1 से 0 की बात कर रहा है, -1 से लेके 0 तक, -1 से लेके अगर 0 तक मैं बात कर रहा हूं, वैसे तो देखो पूरा ग्राफ ये होता है साइन इनवर्स x का, -1 से लेके 1 तक ग्राफ -π/2 से लेके π/2 तक वेरी करता है, लेकिन हमें सिर्फ -1 से 0 तक इनपुट्स दिए गए हैं। अगर इनपुट सिर्फ -1 से 0 तक मिले हैं तो आउटपुट्स जो है वो -π/2 से 0 तक अकर करेंगे, तो मतलब इसका आंसर जो है वो हो जाएगा -π/2 टू 0। थोड़ा सा ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है ना, क्लोज ब्रैकेट्स अभी हम दोनों जगह लगा सकते हैं क्योंकि -1 और 0 दोनों पॉइंट्स इंक्लूड हैं, तो रेंज के अंदर भी -π/2 और 0 दोनों पॉइंट इंक्लूड रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल this and theta with positive direction of x, y and z axis respectively, then theta की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3D का प्रॉब्लम है। 3D में आपको पता है डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम, एक एंगल 3π/4 है, दूसरा एंगल π/3 है और तीसरा एंगल हमें थीटा गिवन है, और ये हमेशा 1 के बराबर होता है ना, l² प्लस m² प्लस n² की वैल्यू। यहां से हमें थीटा कैलकुलेट करना है। cos 3π/4 है ना, वैसे तो -1/√2 होता है लेकिन स्क्वायर है तो 1/2 आ जाएगा। π/3 हो गया 1/2, उसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस, ये ऐड कर लो, ये ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3/4 और ये आ जाएगा 1/4, मतलब कि cos थीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2 के बराबर। यहां से हमें थीटा कैलकुलेट करना है, तो थीटा एक तो π/3 क्लियर दिख रहा है, π/3 आंसर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि फिलहाल और तो कोई इसमें पॉसिबल ही नहीं है। -π/3 ये पॉसिबल नहीं है भाई, कॉस में नेगेटिव एंगल पर सेम ही आउटपुट आता है, ठीक है ना, तो π/3 बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E एंड F आर द टू इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ E पॉजिटिव है एंड नॉट इक्वल टू 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F हमें ये फाइंड करना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के देख रहे हो आप, बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस बार सिर्फ ये पूछ लिया है उसने, इसको मॉडिफाई करना है, हमें कन्वर्ट करना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अगर हम फॉर्मूला लगाएं, सिमिलर क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी आपको मिला था, तो कुछ नया इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। इसको फिर से डिमॉर्गन्स लॉ से आप लोग 1 - p E यूनियन F लिख सकते हो अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चे क्लियर दिखाई दे रहा है, डी पार्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स का फिर से है, Which of the following can be both symmetric and skew symmetric matrix? मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक ही चांस है, नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, क्योंकि A ट्रांसपोज A के इक्वल भी है, -A के भी इक्वल है, ऐसा सिर्फ नल मैट्रिक्स के केस में पॉसिबल है, तो बड़ा इजी प्रॉब्लम है। इसके बाद द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द वेक्टर दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, तो हमें लाइन का इक्वेशन लिखना है जो कि इस लाइन, इस वेक्टर के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो अगर हम लाइन का इक्वेशन लिखें तो x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b एंड z - z1 अपॉन c, ये स्ट्रेट लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म होता है, यानी ये लाइन का इक्वेशन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और डायरेक्शन देने वाला वेक्टर दिया हुआ है, और इसको आप लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है खाली। तो इसको t के इक्वल मान लो, जैसे ही आप इसको t के इक्वल मानोगे आपको दिख जाएगा ऑप्शन, यानी कि x बराबर हो गया 3t + 4 के, y बराबर आ गया t - 3 के, और z इक्वल आ गया 2t
+7 के। तो ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। x हो गया 3t + 4, y इक्वल आ गया t - 3 और 2t + 7। सी पार्ट इसका आंसर हो गया। तो बस खाली लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन बना के उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 4 फ्रेंड्स हमें गिवन है और वर आस्क्ड टू सिंप्लीफाई। ये सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है और फिर पूछा गया है कि इसका आंसर ये है। तो है ना, मुझे लग रहा है जबरदस्ती उलझाने की कोशिश की गई है, प्रॉब्लम उतना मुश्किल है नहीं। इक्वेशन देखते हैं क्या गिवन है। 4 टाइम्स ऑफ ए बी गिवन है, प्लस 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी ए और माइनस का 4 टाइम्स ऑफ बी ए। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव तो नहीं होता है, इसका मतलब ए बी और बी ए तो अनइक्वल है ना, लेकिन ये दोनों ऐड किए जा सकते हैं। तो 7 टाइम्स ऑफ ए बी हो गया और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे माइनस टाइम्स ऑफ बी ए। तो इसके आगे फर्दर सॉल्व होने का कोई स्कोप नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है ये वाला पार्ट सही है, 7 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस बी ए। तो मतलब बीना है ना बच्चे, ये सही सोल्यूशन दे रहा है ना, बाकी का गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a cylindrical tank of radius 10 cm is being filled with the sugar at the rate of 100 meter cubic per second। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे दिया है आपको, dV/dt आपको दे दिया गया है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकेंड। The rate at which the height of the sugar inside the tank increase। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना है, मतलब आपको dH/dt कैलकुलेट करना है और सिलेंडर का रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है 10 सेंटीमीटर है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो वो होगा पाई r²h। डिफरेंशिएट कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में, पाई r भी फिक्स है, r की वैल्यू 10 है और ये हो गया dH/dt। तो बड़ा इजी प्रॉब्लम ये भी है, dV/dt गिवन है 100 पाई और इधर भी आ गया 100 पाई और यहां से हमें हाइट का रेट चेंज पता चल जाएगा। dH/dt जो आ गया ये आ गया 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी पार्ट इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। P and Q be 2 unit vector and alpha be the angle between them। P plus Q will be unit vector for what value of alpha। P और Q दोनों itself unit vector हैं, दोनों के बीच में हमें एंगल भी गिवन है cos अल्फा के बराबर, यानी कि P डॉट Q जो है वो cos अल्फा के इक्वल है। इसके बाद हमसे कह रहे हैं कि P प्लस Q विल बी ए यूनिट वेक्टर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी कि P प्लस Q को यूनिट वेक्टर होना है। इसका मतलब बच्चों इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड जहां दिखाई दे रहा है आपको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा, आपको आगे अगर बढ़ना है तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा, है ना। यही कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस के साथ भी दिक्कत है और वेक्टर्स में भी इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मॉड्यूलस के लिए आपको स्क्वायर करिए, तो यहां मैं अगर दोनों साइड्स में स्क्वायर कर दूं तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ P स्क्वायर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ Q स्क्वायर ये भी 1 हो गया, प्लस P डॉट Q के बराबर 2 टाइम्स P डॉट Q आ जाएगा और ये 2 प्लस 2 cos अल्फा यहां से 1 के इक्वल आ गया और cos अल्फा की वैल्यू यहां से आ गई -1/2। cos अल्फा -1/2 मतलब अल्फा हो गया कितना, 2π/3 के बराबर। तो डी पार्ट इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए लाइन गिवन है XYZ, पैरामीट्रिक फॉर्म में लाइन गिवन है, passes through the which of the following points। तो हमें एक पैरामीट्रिक फॉर्म में एक लाइन का इक्वेशन गिवन है, आप लोग म्यू की डिफरेंट वैल्यू रखते चले जाओ, आपको लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो सब मिलते चले जाएंगे। तो वहां से आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, म्यू की जो मन में आए वैल्यू आप रखते जाओ। तो अगर म्यू की वैल्यू मैं 0 रखता हूं तो 1 -5 -6, आई थिंक कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है ना, सामने ही आंसर रखा है 1 -5 -6, ठीक है। बट हो सकता था कि किसी और वैल्यू पे भी मिलता, तो बट हमें इसमें लेकिन म्यू की वैल्यू रख के जो है वो पॉइंट जो है वो निकालना है कि लाइन पे कौन सा पॉइंट जो है सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है A डिनोट द सेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड B डिनोट्स द सेट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन, then which of the following the correct relation between the set A and B।
तो बच्चों ए जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सेट है और बी जो है वो डिफरेंशियबल फंक्शन का सेट है। आप लोग जानते हैं ना कि जितने भी डिफरेंशियबल फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूस होना कंफर्म है, होते ही होते हैं। कॉन्टिन्यूटी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है डिफरेंशियबल होने के लिए। तो इस बात को अगर मैं दिमाग में रखूं तो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि बी पार्ट इसका आंसर है। क्योंकि देखिए आप कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए x नाम का एलिमेंट आपने यहां लिया, कोई भी आपने एक एलिमेंट लिया, मतलब मैंने ये ले लिया कि x कोई डिफरेंशियबल फंक्शन है। अगर डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूस होना 100% कंफर्म है ना। तो अगर कोई भी एलिमेंट b के अंदर है तो वो a के अंदर तो बाय डिफॉल्ट है ही है। तो जितना भी डिफरेंशियबल फंक्शन है वो सब कंटिन्यूस है ही है। लेकिन अगर मैं कोई एलिमेंट यहां ले लूं y, वो जरूरी नहीं है। अगर मैंने फंक्शन को कंटिन्यूस लिया है तो वो जरूरी नहीं है डिफरेंशियबल हो। तो बच्चे करेक्ट जो डायग्राम है, वेन डायग्राम है, वो ये है ना, जो कि सिचुएशन को सही रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट फिर से एरिया का एक प्रॉब्लम है और हमें ये शेडेड एरिया निकालने के लिए बोला गया है। ऑप्शन देख के ऐसा लग रहा है कि वाई एक्सिस के अबाउट एरिया मांगा गया है। तो वाई एक्सिस के अबाउट अगर एरिया निकालना है तो 0 से लेके 4 तक का लिमिट ले लो, 0 से लेके 4 तक का लिमिट, और x dy, x की वैल्यू कर्व से निकालो, कितना आ गया √y। तो ये भी बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, 0 से लेके 4 तक और √y dy, ये अगर मैं अप्लाई कर दूं तो मुझे शेडेड रीजन का एरिया जो है मिल जाएगा। एक्स एक्सिस पे भी हम एरिया निकाल सकते थे, बट उसके लिए हमें अपर कर्व है ना, ये जो लाइन जा रही है उसमें से माइनस करना पड़ता पैराबोला का एरिया। तो वैसा अभी कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, इसलिए y एक्सिस के अबाउट एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो डी पार्ट इसका आंसर होगा। A and B are the two square matrix of order m such that a square minus b square is equal to this, then which of the following is always correct। यानी हमसे कहा जा रहा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये इक्वल हो जाए a माइनस b और a प्लस b के। ये कब पॉसिबल है? तो आप एक काम कीजिए, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके देख लो। यानी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो a इंटू a स्क्वायर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन a इंटू b माइनस b इंटू ए और माइनस b इंटू b, वो b स्क्वायर होगा। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है, तो मैं इसे कैंसिल नहीं कर सकता हूं। एलएचएस मुझे अगर चाहिए तो ए बी को बी ए के बराबर होना पड़ेगा, है ना, तभी ये पॉसिबल है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएं और हमें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल मिल जाए। तो ए बी को बी ए के बराबर होना पड़ेगा। मैट्रिक्स के अंदर नॉर्मल अलजेब्रा जैसी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती है, जैसे हम वहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई कर देते हैं, वैसा यहां नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है ना। इन जनरल आइडेंटिटी या स्पेशल केसेस में करता है, बट इन जनरल नहीं करता है। इफ पी एंड क्यू आर द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, मतलब आपको पहले इसका डेरिवेटिव जो है फाइंड करके मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना होगा। तो 3 टाइम्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका कि ऑर्डर 2 के बराबर है और डिग्री जो है वो 1 के इक्वल है। ऑर्डर हमें p बोला गया है और डिग्री को q बोला गया है, और हमसे कहा गया है p माइनस क्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो p माइनस क्यू की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो आई होप बच्चों कि आपको ये सारे MCQs बहुत ही हेल्पफुल लगे होंगे। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, मैं रेगुलर इसी टाइप के MCQs का सेशंस जो है वो लेके आता रहूंगा, ताकि आपको ओवरऑल कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती रहे पूरे 12th क्लास के मैथमेटिक्स की, जो कि आपके लिए जेईई मेंस जो नेक्स्ट अभी आने वाला है उसमें भी बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।